Dear student and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी के लिए जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वह है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। तो आइए प्रकरण को शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय जो परंपरा थी उसके सप्तांग विचारधारा पर ही आधारित थी। फिर हम देखते हैं कि विजयनगर जो प्रशासन है वह निरंकुश राजतंत्र पे आधारित थी और यह एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लिए हुए थी। राजतंत्र सिद्धांत वंशानुगत होता था, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविंदु वंश इत्यादि कई राजवंशों का यहाँ इस पे प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। राजा शासन का केंद्र बिंदु था, वही राज्य की न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी और व्यवस्थापिका थी, सभी का जो केंद्र बिंदु था, सभी की शक्ति थी वह राजा में समाहित थी। राजा ही सैनिक और असैनिक जो दोनों प्रशासन है उसका प्रमुख प्रधान था। हम एक यहाँ जो विजयनगर के शासन व्यवस्था है इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त शासन परंपरा का निर्वाह किया गया, क्योंकि हरिहर बुक्का इत्यादि जो शासकों का हम क्रम देखते हैं वो संयुक्त रूप से शासन किए। फिर एक जो केंद्रीय प्रशासन की विशेषता थी, हम देखते हैं कि राजा के बाद युवराज का पद बहुत ही महत्व का था और राजा अपने जीवन काल में ही युवराजों की नियुक्ति कर देता था। युवराजों का अब राज्याभिषेक होता था जिसे पट्टाभिषेकम कहा जाता था। और एक अन्य विशेषता हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में राजा का चयन कुछ मंत्री इत्यादि के द्वारा करने का एक प्रसंग मिलता है। कृष्णदेव राय का मंत्री तिम्म था, वह कृष्णदेव राय के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी तरह हम देखते हैं कि सदाशिव राय के चयन में राम राय की भूमिका स्वीकार की जाती है। इस तरह विजयनगर के जो शासक हैं एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। राजा के सहयोग हेतु 3 विभाग थे। एक था राज परिषद, इसके जो सदस्य थे इसमें प्रांतपति, अधीनस्थ सामंत, नायक और व्यापारिक निगमों के प्रतिनिधि शामिल हुआ करते थे। यह एक सलाहकारी संस्था थी जो राजा को सलाह देती थी। इसकी सलाह को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। फिर जो दूसरा विभाग देखते हैं वह मंत्री परिषद था। मंत्री परिषद का जो प्रधान था, प्रमुख था, उसे प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। यह संभवतः जो मराठा के पेशवा का जो पद था उसी के समकक्ष ठहरता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानी भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए एक अलग जो अध्यक्ष की व्यवस्था थी जिसे सभा नायक कहा जाता था। इस मंत्रिपरिषद के जो सदस्य प्रधानमंत्री, उप मंत्री, विभागों के अध्यक्ष राजा के कुछ निकट संबंधी हुआ करते थे। मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए कुछ अहर्ताएं निर्धारित की गई थी, जिसमें था कि वही सदस्य बनेगा जो विद्वान हो और राजनीतिक रूप से निपुण हो, जिसे राजनीतिक निपुणता प्राप्त हो, उसकी आयु 50 से 70 वर्ष के बीच हो, वह स्वस्थ हो, वह राज परिवार से संबंधित हो तथा छल कपट इत्यादि से दूर हो। इस तरह हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य के लिए भी योग्यता निर्धारित कर दिया गया था। हम ये भी देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के लिए दंडनायक, कार्यकर्ता इत्यादि मंत्रियों की व्यवस्था थी। फिर एक अन्य जो विभाग था वह था केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय जो इस समय के प्रशासन का केंद्र बिंदु था। केंद्रीय सचिवालय का वर्णन दीवान खाना नाम से जो फारस का राजदूत था अब्दुल रज्जाक, उसने इसका दीवान खाना नाम से वर्णन किया है और वह कहता था कि 40 स्तंभों वाला एक भवन हुआ करता था और इसकी विशेषताओं का वह वर्णन करता है।
इस सचिवालय में विभिन्न प्रकार के विभाग बटे हुए थे। जो कुछ प्रमुख विभागों की अगर हम चर्चा करें तो माननीय प्रधान या गृह मंत्री होता था, रायसम यह राजा के मौखिक आदेशों को लिखता था। फिर कर्णिकम यह लेखाधिकारी था। तो मुद्राकर्ता यह मुद्रा व्यवस्था का देखरेख करने वाला अधिकारी था। सर्वनायक यह मुख्य सचिव हुआ करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो केंद्रीय व्यवस्था है एक सुदृढ़ आधार पे निर्मित हुआ था। फिर विजयनगर साम्राज्य की जो प्रांतीय व्यवस्था है यह भी एक स्पष्ट रूप से समृद्ध परंपरा का निर्वहन करता है। और जो भारतीय इतिहास है, जो भारतीय राजाओं, हिंदू राजाओं का जो शासनकाल है, इसमें विजयनगर साम्राज्य के शासकों का काल महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनकी प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था भी एक समृद्धशाली परंपरा का निर्वहन करती थी। केंद्र प्रांतों में बटे थे और प्रांतों को राज्य या मंडलम कहा जाता था। जो मंडलम थे इस पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति होती थी जो राज परिवार से संबंध रखते थे या राज परिवार के निकट संबंधी थे या राज परिवार के लोग थे। लेकिन योग्यता के आधार पे भी नियुक्ति हुई होगी। और हम देखते हैं कि जो कुशल और अनुभवी दंडनायकों को का भी इस पे नियुक्ति किया गया था। जो मंडलम था उसके प्रमुख को प्रांतपति कहते थे और इसे सिक्का ढालने, कर लगाने या कर माफ करने, भूमि दान देने, प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करने और राजस्व जो का संग्रहण करते थे प्रांतपति, उसका 1/3 भाग केंद्रीय खजाने को भेजने का उत्तरदायित्व था। इन प्रांतों को कुछ अन्य संज्ञाओं जैसे राज, रैया, पाठक या चावड़ी इत्यादि संज्ञाओं से विभूषित किया गया है। जो प्रांतीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो स्वरूप है वह हम देखते हैं कि नायंकर व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों की नियुक्ति की गई थी और इन नायकों को वेतन के रूप में भूखंड आवंटित किया गया था जिसे अमरम कहा जाता था। और अमरम का जो मालिक होता था उसी को, अमरम नामक भूमि का जो मालिक होता था उसी को अमर नायक कहा जाता था। और इन्हीं अमर नायकों से नायंकार व्यवस्था निर्मित होती है। इन नायंकरों की जो अमर नायक हैं इनका जो पद था वंशानुगत था। इसका स्थानांतरण नहीं होता था। वंशानुगत धीरे धीरे वंशानुगत हो गया क्योंकि इनका स्थानांतरण नहीं होता था। हालांकि पद से हटाया जा सकता था, वह उसका आधार अक्षमता इत्यादि हो सकता था। इन महानायकों को केंद्र की 2 बातों को मानना होता था। प्रथम कि इन लोगों को निश्चित जो रकम राजा को भेजना होता था, केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था और राजा के सहायता हेतु सेना रखना होता था और इनको 2 प्रतिनिधि केंद्र में रखना होता था। हम आगे देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था थी यही साम्राज्य के विनाश का भी कारण सिद्ध हुई, क्योंकि ये जो नायंकर थे, सेना नायक थे या अमर नायक थे, हमेशा स्वतंत्र होने के भाव लिए रहते थे। क्योंकि हम देखते हैं कि अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक एक कमिश्नर जैसा पद था उसको नियुक्त किया कि इन अमर नायकों पे लगाम लगाया जा सके। विजयनगर साम्राज्य में तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो थी वह कोट्टम थी और इन्हीं क्षेत्रों में नायंकरों को ज़्यादातर नियुक्त होने का हम समकालीन रचनाओं में उल्लेख देखते हैं। जो प्रांत थे या उन्हें मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम या वलनाडु में बटे हुए थे जो कि आधुनिक जिले के समान थे और वलनाडु नाडु में जो कि आधुनिक परगना या तहसील के समान थे और नाडु मेलग्राम जो 50 गांव का समूह था। इसी तरह कुछ 20 या 25 गांव का जो समूह था उसको स्थल या सीमा कहा जाता था और जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वह उर या ग्राम थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय प्रशासन थी विकसित अवस्था में थी। इसमें हम देखते हैं कि नाडु में नातत्वर नामक जो मुखिया था वह नियुक्त था और यह लोग विजयनगर के जो शासक हैं इन लोगों के समय में
सभाओं में या नाडू में समितियां कार्य करती थी और ये समितियां गांव की या नाडू की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का देखरेख करती थी। जो भी संपत्ति था, भूमि था, उनको अगर खरीदा बेचा जाए इसके लिए इन लोगों की सहमति आवश्यक थी। कोई भी अनुदान देना होता था तो इनकी सहमति आवश्यक थी। और ये लोग जो थे कि इन लोगों के जो कर राजस्व वसूली होता था उसमें भी इन लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, तभी वहाँ का राजस्व कलेक्ट हो सकता था। इस प्रकार देखते हैं कि ग्राम और जो नाडू है, सभा या नाडू, उनके सारी तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का काम, शांति व्यवस्था हो या कर वसूलने का कार्य हो, यही लोग किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। ये आयंगर व्यवस्था केंद्र द्वारा 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी ग्रामों में। इसी को ही आयंगर व्यवस्था का नाम दिया जाता है। इसमें केंद्र विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करके और ग्राम प्रशासन पे नियंत्रण स्थापित करता था और जो वहाँ की स्थानीय जो परंपरागत चली आ रही ग्राम सभाएं इत्यादि थी उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसके प्रमुख जो अधिकारी थे, कर्णिकम या लेखाकार था, यह क्रय विक्रय जो जमीन होता था उसका लेखा रखता था और जितने आय व्यय होते थे उसका लेखा रखता था। तलर था, यह चौकीदार, गांव का चौकीदार हुआ करता था। बंगार निरीक्षक बलपूर्वक श्रम लेने वाला अधिकारी था। जो निक्कर था, यह जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। ठीक इसी तरह हम एक महानायकाचार्य नामक अधिकारी की उपस्थिति देखते हैं कि जो केंद्र द्वारा सीधे इस क्षेत्र जो सभी अधिकारी हैं या ग्राम सभा हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रमुख अधिकारी था। इन आयंगर व्यवस्था में जो 12 अधिकारी थे, इनके वेतन इत्यादि के रूप में लगान या कर मुक्त भूमि दी जाती थी। जो भी गांव की संपत्ति थे उसका अगर हस्तांतरण करना हो, खरीदना हो, बेचना हो या अनुदान देना हो तो इन अधिकारियों की भी अनुमति आवश्यक होती थी। इस प्रकार देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय जो प्रशासन का विस्तार हो गया और केंद्र का एक प्रभुत्व स्थापित हो गया गांव तक। इस तरह का व्यवस्था हम चोल काल में नहीं देखते हैं। चोलों में ग्राम जो है स्वायत्तता लिए हुए थे। इस तरह जो प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखें विजयनगर के प्रशासन में तो एक सैन्य व्यवस्था आती है। विजयनगर साम्राज्य का जो सैन्य विभाग था उसको कंदाचार बोला जाता था और इस कंदाचार विभाग सेनाओं के वेतन, भत्ता, शिक्षण, प्रशिक्षण, भर्ती इत्यादि का कार्य देखता था। विजयनगर साम्राज्य में पदाती, हस्ती सेना, अश्वारोही सेना और तोपखाना सेना हमें देखने को मिलता है। जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ही उत्तम थी और राजा प्रमुख न्यायाधिकारी था, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश था उसे प्रधानी बोला जाता था। राज्य में राज्यपाल न्याय का काम करता था। गांव में ग्राम सभा, मंदिर या वृद्धों की सभा न्याय का कार्य करती थी। इस विजयनगर साम्राज्य के न्याय व्यवस्था का जो आधार था वह धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ देखने को मिलता है कि धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ पे ही आधारित होकर न्याय कार्य किया जाता था। और जो दंड का विधान था वो कठोर था। देशद्रोह मतलब बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था, इसलिए मृत्यु दंड, अंग भंग इत्यादि की दंड की व्यवस्था थी। जो पुलिस व्यवस्था थी वह भी बहुत ही सक्षम थी और एक जाति जो कवलकर थी उसको इस व्यवस्था में लगाया गया था और वह अरसु स्वतंत्रतम नामक कर वसूल करता था गांव से वहां पुलिस व्यवस्था के लिए। और पुलिस व्यवस्था का जो ये पद था वह खरीद बेच करने वाला था, इसकी खरीद बेच हो सकती थी। जो आयंगर व्यवस्था है जो स्थानीय प्रशासन का, अगर उसका एक और विशेषता हम वो देखते हैं कि केंद्रीकरण का तत्व तो था, लेकिन जो नायंगर व्यवस्था हम अगर देखें तो उसमें जो नायक है वह स्वच्छंदता का भाव लिए हुए थे और ये विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत ही कठिनाई का कारण बन गए थे।
और जो आयंगर व्यवस्था के पद थे वो तो खरीद बेच योग्य थे, इस पद का गिरवी रखा जा सकता था, लेकिन नायंकरों का पद खरीद बेच के लिए नहीं थी। इस तरह हम देखते हैं कि चोलों के प्रशासन से भिन्न प्रशासनिक व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य की, और विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीकरण के तत्व ज़्यादा थे। इस तरह यह हमारा प्रकरण पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इससे जो भी संबंधित है उसे हल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। धन्यवाद।